शुभकामनाएं प्रेषित की। जी मैं जी आज की इस वार्ता का शुभारंभ करना चाहूँगा जी, बिल्कुल और बिल्कुल। आज ये नित्य नूतन वार्ता का 238वां सत्र है। हमने इससे 232वां सत्र है। इससे पहले हमने लगातार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस 23 मार्च से लगातार सत्र चलाए और 15 अगस्त तक वो सत्र निरंतर चलते रहे और इस दौरान देश विदेश के अनेक विद्वान, चिंतक, कार्यकर्ता, सामाजिक जीवन को जीने वाले लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग और अलग अलग विषयों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है और किस तरह से वो अपने जीवन को उसमें उतार रहे हैं, ऐसे लोगों ने विचार रखा। और उसी श्रृंखला में हम लोगों ने विचार किया कि अब हम साप्ताहिक कार्यक्रम रखें और साप्ताहिक कार्यक्रम का इस तरह से रखें, क्या जूम पर इस कार्यक्रम को रखें और साथ साथ नित्य नूतन वार्ता में ये जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें हम लाइव करें। तो ये एक प्रयास है, पहला प्रयास है इस तरह का। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारे बीच इस तरह के लोग आज जुड़े हैं जिनसे हम सदा प्रेरणा लेते हैं, जिनके कामों से हमें ऊर्जा मिलती है और जो अपने जीवन को उन्हीं कामों पर लगा रहे हैं जिस तरह का जीवन हम जिस तरह के जीवन के आधार पर इस देश को, इस समाज को बनाने की हम कोशिश करते हैं। मेरा अभिप्राय आज के जो हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से है। जगमोहन सिंह जी, मैं अगर इतना ही कह दूंगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर इतना काफी नहीं है। आप एक प्रसिद्ध सामाजिक चिंतन हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने अपने कामों से शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जो उनके मामा थे, और आपकी माता बीबी अमर कौर से भी हम सब परिचित हैं, आप उनके सुपुत्र हैं। आपने उनके कामों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भगत सिंह में बनाने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में है दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के शिक्षक, जिन्होंने पुरातन भारतीय इतिहास में जवाहरलाल विश्वविद्यालय से एमए किया और आधुनिक इतिहास में डॉक्टरेट की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद, भारत में समाजवादी आंदोलन का नया पुराना परिप्रेक्ष्य आपका कार्यक्षेत्र रहा है। आप नया संघर्ष, लोकायन, बुलेटिन, सामयिक वार्ता और ओलंपियन के संपादक मंडल के सदस्य हैं और पीयूसीएल के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। मेरा अभिप्राय प्रोफेसर अजित झा से है कि आज आप हमारी वार्ता में पधारे, आप उनका स्वागत है। हमारे जो अन्य वक्ता हैं, मैं एसपी सिंह साहब तो हमारे कोऑर्डिनेटर रहेंगे, मैं उनका परिचय अभी देना चाहूंगा कि आप सुरेंद्र पाल सिंह जी, वे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से कृषि विज्ञान से स्नातक, शिक्षा के बाद समाज शास्त्र में आपने एमए किया, बुद्धिस्ट स्टडीज और व्यवहार मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय शिमला की आंतरिक पत्रिका हिमगरी के संपादक रहे हैं। वर्तमान में देश हरियाणा पत्रिका के सलाहकार मंडल के सदस्य हैं। कृषि संकट और किसान आंदोलन के अलावा आपके सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक देवता और देश विदेश की घुमक्कड़ी से संबंधित लेखों का संकलन बाई टिगोंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अंदेशा शीर्षक से पाकिस्तान के पंजाबी कवि साबिर अली साबिर की कविताओं का हिंदी में भावानुवाद किया है। और इस तरह से अनेक सामाजिक मुद्दों पर प्रोफेसर जगमोहन जी काम करते हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे बीच आज हमारे वो साथी भी जुड़े हैं जिन्हें हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं, जो हमारे नित्य नूतन वार्ता से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर पवन थापर जी मोगा से हैं। डॉक्टर पवन थापर एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आपके पिता डॉक्टर श्यामलाल थापर वहाँ की एक सामाजिक हस्ती रहे
और वर्तमान में आप हरिजन सेवक संघ के पंजाब के अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से सामाजिक मूल्यों को, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को किस तरह से चलाया जाता है, उसमें आप अग्रणी हैं। हमारे साथ श्री अशोक विष्णु शुक्ला हैं। अशोक विष्णु शुक्ला एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और नित्य नूतन वार्ता से लगातार हम का सहयोग हमें लगातार मिलता रहा है। आप उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और सामाजिक दृष्टि से आप देखें तो एक गांधीयन के रूप में, एक विनोबा जी के एक अनुयायी के रूप में, निर्मला देश पांडे जी के एक सहयोगी के रूप में आपका बहुत प्रचार प्रसार रहा है। और साथ साथ सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ, प्रशासनिक क्षेत्र में, जैसे कि गांधी जी ने कहा है, प्रशासनिक अधिकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, एक फिलोसफर होना चाहिए। तो ये सब जो हम महसूस करते हैं वो अशोक विष्णु शुक्ला जी के बीच में है। हमारे बीच पवन कुमार थापर जी हैं। आप पेशे से एडवोकेट हैं और एडवोकेट तो हैं ही है, एक सामाजिक और शारीरिक क्या कहना, चिकित्सक भी हैं। और उस चिकित्सा की आज बहुत जरूरत है, वे हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में एक हमारी बहुत ही युवा साथी बबली कुमारी हैं। आप आर्किटेक्ट हैं दिल्ली में और इन सब कामों के साथ गांधी जी के विषय कामों में पूरा सहयोग करती हैं, अपने जीवन को जीने की कोशिश करती हैं। हमारे पास ललित सिहाग हैं। ललित सिहाग टोहाना से हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उनका एक जिज्ञासा रहती है कि हम एक राजनीतिक चिंतन को, सामाजिक चिंतन को किस तरह से ग्रहण करें। मैंने आपकी कई वार्ताओं को सुना और उसी के प्रभाव में आकर मैंने ये विचार किया कि हम ऐसे सब साथियों को जोड़ें। और हमारे साथ पुष्पा एस हैं जो बेंगलोर से हैं, स्वराज अभियान से जुड़ी हुई हैं और साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर आपकी गहरी वेदना रखती हैं और उसका फिर चिंतन कर उसको प्रसारित करने का काम करती हैं। और हमारे साथ मुश्ताक सिकंदर साहब हैं जो कश्मीर से हैं। कश्मीर का जब हम नाम लेते हैं तो हमारी तमाम जो बातें मन की आती हैं वो उमड़ती हैं। नित्य नूतन वार्ता में आपका विषय भी रहा है कश्मीर विषय, उसको लेकर। पर साथ साथ जिस तरह से जो चिंतन है, जिस चिंतन को हम सहज में नहीं उतार पा रहे, उस बात को मुश्ताक सिकंदर साहब बखूबी रखते हैं। मैं अपने इन तमाम जो हमारे साथी हैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं नित्य नूतन वार्ता की तरफ से। हमारे कई नए पुराने सब साथी यहाँ आज जुड़े हैं और खास तौर से मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे नित्य नूतन वार्ता के संरक्षक श्री सुज्ञान मोदी जी जब देखता हूँ, पाता हूँ, तो एक हमें शक्ति मिलती है कि आप जैसे लोग हमें निरंतर आप हमें शक्ति देते हैं। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं नित्य नूतन वार्ता की ओर से। और जैसे हम सब जानते हैं कि नित्य नूतन वार्ता तो अभी शुरू हुई, पर नित्य नूतन पत्रिका सन 1985 में निर्मला देश पांडे जी ने शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति को के विचारों को प्रसारित करने के लिए, गांधी विनोबा के विचारों को प्रसारित करने के लिए और विश्व शांति के लिए, और खास तौर से दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच दोस्ती के लिए प्रारंभ की थी। 2008 में जब तक उनका देहांत हुआ तब तक वे खुद इसकी पत्रिका को चलाती रही और मेरा इस सौभाग्य रहा कि मैं उनके सहायक असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम करता रहा। उनके मृत्यु के बाद हमने उस पत्रिका को 2018 तक चलाने की भरपूर कोशिश की, प्रकाशित करते रहे। फिर आप जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें, धनाभाव और दूसरी दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से हम नहीं चला पाए। पर इस काल ने हमको एक मौका दिया कि अब हम इस नित्य नूतन विचार को इस वार्ता के जरिए जारी रखें और यही जारी रखने की एक कोशिश की है। मैं पुनः आप सबका, अपने जितने भी साथी आज जुड़े हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपको अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रार्थना करता हूं श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी से कि वे अपनी बात को
रखें और इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करें। मैं जहां तक समझता हूँ पहले हमारे 3 वक्ता अपनी बातचीत रखेंगे, सुरेंद्र जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर जो हमारे और साथी हैं वो उस पर अपनी टिप्पणी, अपना वक्तव्य, अपने प्रश्न हम सब की तरफ से रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं समझता हूँ कि ये वार्ता हमें एक रास्ता दिखाएगी आगे बढ़ने का, और किस तरह से और हम वार्ताओं को आयोजित कर पाएंगे, इस पर भी हमारा मार्गदर्शन करेगी। आप सबका पुनः आभार। आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको बहुत कई घंटों तक चलाया जा सकता है, लेकिन अपनी लिमिटेशन होती है। मैं राममोहन राय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनको बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर के लिए जरूर बुलवाएं, और कुछ एक सवाल है वो भी हम टेकअप करते हैं अभी। तो राममोहन राय जी, आप गेस्ट को प्लीज मुखातिब होइएगा और उनको 1 by 1 बुलवाइएगा। ओवर टू राममोहन राय जी। जहाँ तक बोलने और बुलवाने की बात है, हमारे सभी जो श्रोता हैं वो एक से एक अपने विचार में परिपक्व हैं, पर हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया फेसबुक की एकाकी वार्ता से अब समूह में, ताकि एक सिलसिला शुरू हो और हमारे सभी लोग जुड़कर एक वैचारिक आधार पर एक संगठन के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले मेरा निवेदन है डॉक्टर पवन थापर जी से। मैंने उनका परिचय आपको दिया है, आप मोगा से हैं और हरिजन सेवक संघ पंजाब के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर पवन थापर जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट नहीं हुए। अब ठीक है सर? हाँ जी, हो गया। हाँ जी, आप सब लोगों का धन्यवाद। प्रोफेसर जगमोहन जी, झा साहब, इनके इतने अच्छे विचार सुने, दिल को बड़ी खुशी हुई। झा साहब ने अभी राष्ट्रवाद की बात की, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आता है, राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र लोगों से बनता है या लैंडमार्क से बनता है? अभी तक कोई ये क्लियर नहीं कर सका राष्ट्र किससे है। पुरानी रूढ़िवादी, जब से मोनार्की, किंगडमशिप शुरू हुई है, उस वक्त राष्ट्र नहीं होता था। झा साहब ने एक बार एक्सप्लेन भी किया, लैंडमास के लिए थे। जितने एक्सपेंशनिज्म है दैट वाज फॉर लैंडमास। भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, अरे भाई पहले ये सोचो इंडिया कब पैदा हुआ। वी शुड बी थैंकफुल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। उस वक्त इंडिया पैदा हुआ, उससे पहले कोई इंडिया नहीं था। रामायण के टाइम में 36 कंट्रीज थे इस रीजन में। महाभारत के टाइम में 48 कंट्रीज थे। ये डिवाइड थे, किंगडमशिप थी, और हर राजा, चाहे इंडिया हो चाहे किसी भी सभ्यता में हो, चाहे अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, मिडिल ईस्ट में है, उन्होंने धर्म पैदा इसलिए किया है अपने राष्ट्र को पक्का करने के लिए। भगवान दिखा दो, ऊपर बैठा है, जमीन में है, नरक है, स्वर्ग है। अगर आप देखिए, मैं थोड़ी सी एक उदाहरण देता हूं। दुनिया भर में जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितनी बनी हुई है, किसने निर्माण किया? किसने किया? राजाओं ने किया। कोई पेरोल पे लेबर नहीं रखी थी, गुलामों से करवाया सबने, गुलामों से। गुलामों को अगर नहीं काम करते सजा देते थे, मारते थे, काम रुक जाता था। तो उन्होंने धर्म पैदा कर लिया। आप राजा की सेवा करोगे आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको नहीं तो नरक मिलेगा। इससे धारणा बन गई। जब यूरोप के लोग वो इन धारणाओं को तोड़ने लगे और राजाओं ने अपने क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में डिवाइड होने लगे, उसके बाद आके ये सारी बीमारी शुरू हुई। फिर भी वहां पे अवेकनिंग के साथ डेमोक्रेटिक सेटअप, लोगों की आवाज बढ़नी शुरू हुई। उससे पहले यहाँ कहाँ की आवाज लोगों की? जब ब्रिटिशर्स ने
1858 में गवर्नमेंट ईक्विटी एक्ट बनाया, उससे पहले बॉम्बे का ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने जो लेटर लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को भी आप यहाँ सत्ता अपने हाथ में ले लीजिए, कंपनी नहीं संभाल सकती। और साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब तक हम इन्हें धर्म जात पात के नाम पे नहीं डिवाइड कर सकते, काबू नहीं कर सकते। क्योंकि देखा बहादुर शाह जफर के लिए हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, सिख भी लड़े, सब लड़े। तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया हमें डिवाइड एंड रूल के लिए, 58 में हुआ, 5-10 साल में स्टेट्स बना ली उन्होंने। उसके बाद सबसे पहले उनका एजुकेशन पे वार करो, डिवाइड करो। जितने मुस्लिम नवाब थे, राजा थे, उनको इकट्ठे करके अपनी कल्चर बचाओ। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज, जिसको आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसके 3 साल बाद बनारस यूनिवर्सिटी बनी है। उसके 2 साल बाद खालसा कॉलेज बना है। मॉडर्न एजुकेशन उसी वक्त ही आई है। 1818 में सबसे पहले साउथ में क्रिश्चियन कॉलेज बने, उसके बाद यहाँ आ गई। उसका असर क्या, वो काउंटर प्रोडक्टिव रही उनके लिए। हमारे जितने आज के नेशनल लीडर्स हैं, चाहे गांधी जी थे, चाहे पटेल, कोई भी थे, पटेल थे, सब बाहर से पढ़े। उन्हें अवेकनिंग आई, हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। वहां उस वक्त राष्ट्रवाद पैदा हुआ, अब इनसे आजादी के लिए। फिर उसको बचाने के लिए जो देखा, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, आप रोक नहीं सकते। फिर धर्म के नाम पे डिवाइड करना शुरू कर दिया। एक टाइम था हिंदू महासभा में सारे नेशनल लीडर मेंबर थे, मुस्लिम लीग बन गई। जब ब्रिटिशर्स ने जोर डाला हिंदू मुस्लिम इनके ऊपर, हिंदू महासभा पे कि आप इनको क्रिटिसाइज करो, तो सारे छोड़ के बाहर आ गए। हम ऐसे नहीं करेंगे, हिंदू महासभा छोड़ दी। उस वक्त कांग्रेस उससे 10-12 साल पहले बन चुकी थी, उसमें आ गए। इस तरह एवोल्यूशन हुई है। आज के लोग ये समझते हैं भी जो सत्ता में बैठा है उसका गुणगान करो तो आप राष्ट्रवादी, अगर उसका गुणगान ना करो तो आपने बहुत अच्छा कहा कि एक एवोल्यूशन हुई है, और वो एवोल्यूशन का आधार भी आपने रखने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब हमारे एक सत्र में बोले भी हैं, और आज एक ट्रायल है डॉक्टर साहब कि तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे अशोक विष्णु शुक्ला जी से, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जिस पैनल में प्रोफेसर जगमोहन सिंह, प्रोफेसर अजीत झा जैसे लोग बैठे हों, उस पैनल में कुछ बोलना एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। मैं तो प्रोफेसर अजीत झा को बिल्कुल इस तरह सुन रहा था, भाव विभोर होकर के सुन रहा था कि कितना विद्वतापूर्ण वक्तव्य उन्होंने दिया। मेरा ये मानना है कि जो हमारा विषय था, थोड़ा सा हम विषय से बदले हैं, थोड़ा सा खिसके हैं, लेकिन ये बहुत विद्वतापूर्ण चर्चा रही। और मेरा मानना यह है कि जो आज की सदी है, जो आज का भारत है, वो एक ऐसे मध्यवर्ती काल में है। जैसे प्रसव काल होता है, तो प्रसव काल में 2 विपरीत चीजें साथ होती हैं। एक तो वो महिला दर्द से परेशान होती है, और दूसरी ओर एक नया जो जीवन आने वाला होता है, संतान लाभ की जो प्रसन्नता होती है, वो परिवार के चेहरे पर, उस स्त्री के चेहरे पर भी साथ साथ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो काल है, ये कुछ वैसा ही प्रसव काल जैसा है, जिसमें बहुत सारी पीड़ाएं भी हैं और प्रसन्नता भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां जब संसार में कुछ देशों के लिए जाएंगे, पहला नाम हम लोगों का होगा। रही बात राष्ट्रवाद की या नाजीवाद की, ये सारी चीजें बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, और जितना यहाँ पर चर्चा की गई उससे
और बड़ी चर्चाएं की जा सकती हैं। हमें लोकतंत्र के रूप में सबसे बड़ी चीज जो करी जानी चाहिए, जो केवल एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, कि लोकतंत्र में जिन मूल्यों के आधार पर हम लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, उन लोकतांत्रिक परंपराओं को, उन इंस्टीट्यूशंस को के प्रति हमें अपने मन में सम्मान रखना चाहिए। उनको समाप्त करने की दिशा में हमें नहीं बढ़ना चाहिए। जो उन इंस्टीट्यूशंस को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं, वो निश्चित रूप से फासीवाद है, वो निश्चित रूप से हिटलरवाद है। अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए आदरणीय राम मोहन राय जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में, इस पैनल में। अरे शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सुंदर शब्दों में, नफे तुले शब्दों में बहुत अच्छा कहा कि हमारा जो संविधान है वो ही हमारी सबसे बड़ी पुस्तक है, सर्वमान्य ग्रंथ है, और जो हमारी संस्थाएं हैं वो हमारा एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के केंद्र हैं, जो हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे आदर्शों के आधार पर इस देश के निर्माण में आगे बढ़ने का काम करते हैं। मेरी प्रार्थना है सिकंदर साहब से, मुश्ताक सिकंदर साहब, जो कश्मीर से हैं और हमने उनके वक्तव्य को सुना है। मैं जो अपने विद्वान हमारे अतिथि वक्ता हैं, मैं उनसे मैं थोड़ा समय इसलिए कर रहा हूँ कि हमने उनको तकरीबन एक घंटे पहले हम सुन चुके हैं। तो मैं सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के संदर्भ में अपनी बात रखें। जी शुक्रिया राम सर। मैं जस्ट 2-3 बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से हम सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। जहां तक विचारधाराओं का मामला है, आइडियोलॉजीज का जहां तक ताल्लुक है, और जहां तक वैल्यूज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुए, चाहे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी भी, क्योंकि हमारे देश में या साउथ एशिया में ये अगेन एक वेस्टर्न इंपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली इवॉल्व नहीं हुई, डेवलप नहीं हुई, तो इंपोर्ट हुई। तो इस इंपोर्टेशन में क्योंकि हम लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी है इन वैल्यूज के लिए, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कि हिंदू और मुसलमान और बाकी जो तमाम वर्ग थे उन्होंने भरपूर साथ दिया अवाम ने, जबकि यहाँ का जो एलीट था, जिसको कि इंपीरियलिस्ट या कॉलोनियलिस्ट पावर्स के साथ सांठगांठ थी, तो वो मामला तो चलता रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन वैल्यूज के लिए कुर्बानी नहीं दी गई, इसलिए अभी भी हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम का जो प्रिवेलेंस है विद इन पूरे साउथ एशिया में और खासकर मुसलमानों में भी इंटरनलाइज हो गया, जबकि इस्लाम के वैल्यूज में कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन लिविड रियलिटी साउथ एशियन मुसलमानों की यही है कि अशराफ और अजलाफ का डिस्टिंक्शन बिल्कुल हम देख पाते हैं। और साथ ही साथ ये जो तमाम जो वैल्यूज है, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को इनकलकेट नहीं किया, ये हमारे ऊपर इंपोर्ट किया गया, या जिस तरीके से डेमोक्रेसी को यहाँ पर हमारे ऊपर एक हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और सब लोगों को वोटिंग राइट मिला, तो उस वोटिंग राइट के जरिए यहाँ पर डेमोक्रेसी बेसिकली ओलिगार्की में तब्दील हो गई, या एक एलीट के पास यहाँ पर पावर रहा, और लोगों को या डेमोगॉग्स ने यहाँ पर हमारे ऊपर जो पॉलिटिशियंस थे, बेसिकली डेमोगॉग्स थे मोस्टली। 47 के बाद जितने भी आए, कश्मीर के हवाले से देखें या और बाकी जितने भी वर्ग है वहां पर हम देखें, तो इस वजह से वो जो तमाम ये प्रोसेस था ये डिरेल हो चुका। और कश्मीर का मामला भी अभी आप समझ लीजिए वो डेमोक्रेसी का ही जो है लैक ऑफ डेमोक्रेसी या लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं जरा थोड़ा मुसलमान विचारधारा जो है इस्लामिक स्कॉलरशिप के साथ क्योंकि मेरा ताल्लुक है, तो वहां पर भी जो है नेशन स्टेट एज सच को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि नेशन स्टेट तो बना 47 सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद नेशन स्टेट्स डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस जो हुआ, तो उसके बाद नेशन स्टेट्स मारिज़े वजूद में आए, बनने लगी। तो मुसलमान विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड आल्सो अभी तक भी नेशन स्टेट्स को एज सच एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि मुसलमान अभी भी समझते हैं कि एक जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रांसनेशनल या पैन इस्लामिस्ट ट्रेंड्स जिसको आप कहेंगे, उसमें भी ये है कि जो मुसलमान कश्मीर का है वो वैसे ही फील करेगा जैसे इंडिया का करेगा, और इंडिया का वैसे ही फील करेगा जैसे पैलेस्टाइन का करेगा। तो अभी भी मुस्लिम स्कॉलरशिप, मेजॉरिटी मेन स्ट्रीम मुस्लिम स्कॉलरशिप जो है, उन्होंने नेशन स्टेट्स को एज सच एक्सेप्ट नहीं किया। तभी ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, आ रही हैं। आप देखेंगे कश्मीर में अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या किसी और देश से पहले 90s में मिलिटेंट्स आ रहे हैं लड़ने के लिए। अफगानिस्तान में सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरा
यूएस ने जो सारा जहाद का डॉक्ट्राइन खड़ा किया, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के थ्रू ही मदरसे का करिकुलम बनाया गया, जो कि अभी भी पाकिस्तान के कई मदारिस में पढ़ाया जा रहा है, उसके थ्रू जो एक अलग रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन की गई वायलेंस के लिए, तो वो उन चीजों को अभी भी मुसलमान स्कॉलरशिप जो है दे आर ट्राइंग टू आंसर इट, लेकिन उतने वोसिफोरसली नहीं हो पाया है। तो ये जो विचारधारा है ये भी इम्पोर्टेंट समझने के लिए है कि मुसलमानों में अभी भी नेशन स्टेट या डेमोक्रेसी के ये जो है विचारधारा और वैल्यूज ये अभी तरीके से पूरी तरीके से नहीं आया है। तो दैट इज अगेन वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो बस इतनी ही दो बातें मुझे कहनी थी, एक वैल्यू से डेमोक्रेसी से और दूसरा रिलेटेड टू इस्लाम एंड मुस्लिम स्कॉलरशिप। मुश्ताक सिकंदर साहब ने बहुत अच्छी बात बहुत ही तबसरे में रखी है, बहुत शुक्रिया, और नई बात रखी है कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में भी और इस्लामिक नजरिए के परिप्रेक्ष्य में भी आपने रखी है। आपका बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक बहुत ही अपनी अच्छी साथी बबली कुमारी से निवेदन करूंगा, जो दिल्ली से हैं और पेशे से आर्किटेक्ट हैं, पर सामाजिक रूप से, जहानी रूप से गांधीयन हैं, कि वो अपनी बात रखें। बबली कुमारी जी। राम मोहन जी। हाँ जी। आप किसी दूसरे स्पीकर को अभी बुला लीजिए। हाँ, मेरे पुष्पा संयम जी हमारे साथ हैं। मैंने आपका परिचय शुरू में दे दिया था, तो मैं बार बार परिचय तो नहीं दूंगा और न ही मैं ज्यादा कुछ और कहना चाहूंगा। मेरी उनसे प्रार्थना है पुष्पा संयम जी कि आप अपनी बात रखें। पुष्पा जी हैं? हाँ, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया है। नमस्ते आप लोग सबको। मैं पुष्पा हूँ और मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, तो इसके लिए मुझे माफ़ी कर देना। मैं काफ़ी इंग्लिश भी यूज़ करूँगी। अब मेरा तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एटसेट्रा में कुछ वेरी फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं हुआ है, तो मैं सिर्फ अपना वोरेशियस रीडिंग और जनरल नॉलेज से मैं बात कर रही हूँ, और मेरा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क में। मैं एक चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अजित झा जी ने एक बार वो छेड़ा था, दैट इज इट्स अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है और हमको इसके बारे में और भी थोड़ा बात करना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जो अभी दूसरे देशों में भी और हमारे देशों में भी इतना छा गया है, ऐसा असर करता है हमारा कॉमन मैन पे। जैसा हम सब स्टेक होल्डर्स है ये डेमोक्रेसी में, ये स्टेट में, तो इस हमारा ऊपर ऐसा असर पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग तो पहले शुरू में स्कूल से लेकर बड़े हुए, हमको सिखाया गया था कि ट्रू गॉड इज ट्रूथ। गांधी जी एक्चुअली कहते थे कि गॉड इज ट्रूथ, और वो ट्रूथ जो अभी बहुत गटर में चले गया है, ऐसा लगता है मुझे और बहुत लोगों को। सो वन ऑफ द सुप्रीम वर्च्यूज ट्रूथ था, और ये ऐसा हो गया है आजकल, और इसका असर जो है सब लोग कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट पर ऊपर ऐसा हो गया कि उसको बहुत डिस्ट्रस्ट और फियर और इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है, क्योंकि वो जो पहले जो कुछ अपहोल्ड करते थे, क्या वर्च्यूज अपहोल्ड करते थे, जो कुछ में उनका पूरा फेथ था, वो सब अभी पूरा हिल गया है। और ये कहते हैं कि repeat a lie often enough and it becomes the truth is the law of propaganda often attributed to the Nazi propaganda expert Goebbels। और ये बात अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लागू हो रहा है, और ये illusion of truth जो पहले भी जगमोहन जी ने इशारा किया था इसका तरफ, ये ऐसा हो गया है। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है हमारा इस 21st सेंचुरी विचारधारा में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट दूसरे देशों में भी, अमेरिका एक्सेट्रा, चाइना में तो कब से चलता रहा है। सो ऐसा है एक चीज़ जो हमारा सब लोग का ऊपर इसका असर पड़ रहा है ये 21st सेंचुरी में। और इसका साथ साथ जो है फियर, हेट, डिस्ट्रेस जो अभी नॉर्म हो गया है क्या जनता के बीच, इसका साथ भी ये इन्फो एज जो है अभी 21st सेंचुरी, आईटी एंड इंफॉर्मेशन एज, और अलॉन्ग विद ग्लोबलाइजेशन, और ये नॉलेज एज है, ये सब जो कुछ अच्छा चीज है और हम सब लोग के लिए बहुत बेनिफिट भी लाया है, ये तो अभी मिसयूज होके ये प्रोपेगेंडा पर्पसेस और अनट्रूथ स्प्रेड करने के लिए भी बहुत यूज हुआ है। और इसके वजह से और भी ज्यादा पूरा वर्ल्ड में एक अनईज, एक मिसट्रस्ट, और लोगों के आपस में एक दूसरे का साथ भी बिहेवियर में बहुत असर पड़ा है। मैं ये सोचती हूँ कि बहुत बड़ा इश्यू है। और जैसे कि अजित झा भी मेंशन किए थे और जगमोहन जी भी, कि हमारा ह्यूमन वैल्यूज जो है ना वो बहुत डिमिनिश्ड हो गया है। अजित झा तो इसके बारे में बहुत बात किए भी कि हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो ऊपर ऊंचा रखा जाता था, उसको अभी पूरा डिविसिवनेस और एक्सक्लूसिविटी और भेदभाव में तो पूरा गायब ही करने का कोशिश है, स्पेशली हमारे देश में। पुष्पा जी ने बहुत ही विस्तार से अपनी बात को रखा है। और खास और एक लास्ट न केवल नेशनल, हाँ जी बताइए। और लास्ट चीज मैं कहने चाहती हूँ कि जो गांधी जी और हमारा इंडिया का हमेशा नाम विद लव, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ का साथ जुड़ा हुआ था, वो भी पूरा अभी कम होते जा रहा है और कम हो भी गया है। पहले तो इंडिया का नाम इसी क्वालिटीज का आपने बड़ा अच्छा रखा कि सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स में ही नहीं, इंटरनेशनली भी, ग्लोबलाइजली भी आपने बात रखी है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन है पवन आर्यन जी से कि वे अपनी बात को रखें। पवन आर्यन जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, सामाजिक चिंतक हैं, वे अपनी बात को रखें। पवन आर्यन जी। थैंक यू राममोहन जी, थैंक यू ऑल ऑफ द पैनलिस्ट। ये बहुत ही गंभीर चर्चा रही और बड़ा अच्छा लगा प्रोफेसर जगमोहन, अजीत झा। और मेरे ख्याल से 21st सेंचुरीज में जो आइडियोलॉजीज होंगी वो एक रेप्लिका होगी 20th सेंचुरी का। और 20th सेंचुरी ने जो फासिज्म देखा है, 20th सेंचुरी ने जो एक बार देखिएगी एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी, और कैसे वहां से हम फिर लौटे हैं। और जो जितने भी ये डेमोक्रेटिक अपना आइडियल्स हुए हैं, और अभी जो 21st सेंचुरी में गुड कैपिटलिज्म एंड बैड कैपिटलिज्म के माध्यम में लोगों को उलझाया जा रहा है। अभी 21st सेंचुरी में एक लेफ्ट है, एक लिबरलिज्म है, और एक फासिज्म। जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स हैं वो भी फासिस्ट हैं, जैसे चाइना इज फासिस्ट एंड कम्युनिस्ट सो कॉल्ड। और फासिज्म का एक एक्सट्रीम जो एंड है वो राइट विंग, जैसे हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी और कई जगह पर ये देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रयोग हुए थे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और वहां पर जो रैशनल और इंटेलिजेंट आइडियोलॉजीज वो अभी आगे आ रही हैं, क्योंकि नॉलेज बेस्ड एक तरीका, नॉलेज हमारे देश में या सारी दुनिया में नॉलेज के ऊपर एक बड़ा भारी एम्फसिस है अभी। और वो अब जो अथॉरिटेरियन जो नेशनलिज्म है, अभी इसके फेज को हम देख पा रहे हैं अभी हाल ही में। और इसमें जो सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उनका एक समावेश किया जा रहा है कारपोरेट लूट के द्वारा और इकोनॉमिक विनाश के द्वारा। और अभी जो कम टैक्स करो, आप टैक्स कम लगाओ, ये जो कॉर्पोरेट लुटेरे हैं या जो सो कार्ड ज्यादा जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कम टैक्स लगाओ, गवर्नमेंट को कम खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो वेलफेयर गवर्नमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक टकराव है अभी 21st सेंचुरी होगा। ये बहुत ही गजब का एक टकराव हम देख रहे हैं अपने दौरान। और इसके बड़ा एक 21st सेंचुरी की जो आइडियोलॉजीज हैं उसको कैसे मोबिलाइजेशन, मास माइग्रेशन की संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं।
कॉर्पोरेट लूट और सेक्रेटिव गवर्नमेंट जो है ना, उनका एक बड़ा भारी प्रपंच फैल चुका है। और आइडियोलॉजी ऑफ पावर ये एक नया एक उभार हुआ है अभी हमारे, हम देख पा रहे हैं आइडियोलॉजी ऑफ पावर किसी भी हद तक हम जाएंगे। और फासिज्म एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बना दी गई है कि हमें फासिस्ट बनना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज जो चाइनीज जो फासिस्ट कम्युनिज्म जो चाइना का है, ये एक बहुत ही एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे आगे कि कैसे एक एक्सट्रीम विंग हर एक जगह उसकी जगह बना लेता है, सिंक्रेटिक व्यू बन जाता है उसका। और कैसे वो आर्य जी ने कई विषय हमें दे दिए, आर्य जी ने कई विषय। बस एक है मेरा, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी भी है जिसको टच किया था हमारे मित्र ने। इस्लामिक आइडियोलॉजी भी एक अलग से ही जो उनका ईरानी थियोक्रेटिक मूवमेंट थी, जो सलाफियों की मूवमेंट थी, उसमें भी जो चेंजेस आ रहे हैं और ये री इनकारनेशन होगा। और अभी जो आने वाला, हमें तो उम्मीद है कि आने वाले समय में वो थोर चीजें ने भी कहा था कि हम जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आर्यन जी ने हमें कई विषय दे दिए जिन पर अलग अलग दिनों में अलग चर्चा हो सकती है और व्यापक चर्चा हो सकती है। और मैं हमारे जो शुरुआत की थी ललित सिहाग ने की थी, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात अब फिर रखें, अपने एक समीक्षा के तौर पर भी, एक प्रश्न के तौर पर भी। ललित सिहाग जी। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, नमस्कार। सबसे पहले तो सभी ने इतना अच्छा बोला कि शब्दों की अभी कमी नजर आ रही है, लेकिन मैं फिर भी जो हमारा एक विषय था 21वीं सदी में विचारधाराएं, देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद जो विचारधाराएं हैं वो अपने प्रगतिशील मोड में रही, वो प्रगतिशील रही। उसके बाद जब हमारी आजादी तक, अगर हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान में हमारी आजादी तक जो विचारधाराएं हैं वो प्रगतिशील रही। उसके बाद जो विचारधाराओं की जो एक भावना है कि लोगों के अंदर जो विचारधाराओं की भावना होती थी कम होने लगी है, और वही हाल अभी हमारा 21वीं सदी में है। क्योंकि जो आज की जो सरकार है या जो आज के नुमाइंदे हैं जो बैठे हैं, वो प्रोफेसर अजीत झा जी ने कहा था कि एक पहचान की विचारधारा के ऊपर काम करने वाले लोग बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं सच है जो उनके व्यवहार में नजर आता है। सैद्धांतिक रूप से हमने विविधता में एकता दिखाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना लिया है, नहीं कि हमने दावे के लिए एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना लिया है। जैसे अमेरिका में जैसे लिबर्टी को अहमियत दी जाती है, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया, हमने उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी एकता दिखाने के लिए। लेकिन क्या हम धरातल पर उन मूल्यों को, क्या हम धरातल पर उन मूल्यों को सहेज पाए? ये 21वीं सदी में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये हमारे सामने एक समस्या है। तो जैसे, और इस समस्या का समाधान ये है जैसे हम कर रहे हैं आज, हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, अगर विचारधाराओं को समझाने का प्रयास करें, सिर्फ पहचान की विचारधारा से निकलकर अलग अलग विचारधाराओं में, अगर कोई किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन उसे अपनी विचारधारा को प्रगतिशील बनाने के बारे में कार्य करना चाहिए। लेकिन आज के जो लोग हैं, जो आज का युवा है या जो आने वाले समय का है, क्योंकि अभी 21वीं सदी की एक महज शुरुआत है, तो हमें एक इसी परिप्रेक्ष्य में हमें एक बहुत लंबा समय अभी तय करना है। और इस लंबे समय तय करने के लिए हमें उन युवाओं को उस रूप में जागृत करना होगा कि वे अपनी विचारधारा को पहचान सके, ना कि पहचान की विचारधारा को अपने ऊपर हावी होने दे। जैसे आज इसकी सबसे अच्छी शुरुआत, जैसे जगमोहन जी ने कहा कि राष्ट्रवाद एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन राष्ट्रवाद को अगर हम संवैधानिक राष्ट्रवाद बनाकर देखें, न कि राजनीतिक राष्ट्रवाद या धार्मिक राष्ट्रवाद की जगह अगर उसे हम संवैधानिक राष्ट्रवाद का रूप देकर देखें, यदि हम लोगों को बताएं कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में, संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में और संवैधानिक राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद का रूप क्या हो सकता है, राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या हो सकता है, तो शायद लोगों को विचारधारा की जो महत्व है, जो विचारधारा की जो वैल्यू है, वो एक हिसाब से समझ में आनी शुरू है। शुक्रिया आप सबका बहुत अच्छे ललित जी। और मैं समझता हूँ कि आज की 2 घंटे होने को हैं, इस 2 घंटे की चर्चा में जो हमने सबसे ज्यादा मिस की है बात, वो है कि समय बहुत कम है। बहुत समय होना चाहिए था, समय बहुत कम है।
पर तो भी एक अच्छा प्रयास है और आप सब इसके संयोजन में अब समय भी देंगे ताकि बेहद अच्छा लगे। तो अब मैं फिर दोबारा सुरेंद्र पाल सिंह जी की तरफ आ रहा हूँ। सुरेंद्र पाल सिंह जी। हम जैसे भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम आखिरी पड़ाव पे हैं बातचीत के, समय की सीमा कचोट रही है। ये चर्चा जो आज हमने शुरू की, ये सिलसिला आगे भी जारी रहे और मैं इस चर्चा का कितनी सार्थक रही है, मेरा अपना एक पैमाना ये है कि हम यहाँ से कितने कंफ्यूज होके जाएंगे, उतनी ही मैं इसको सार्थक मानता हूँ। कंफ्यूज से मेरा मतलब कि हमारे जहन में बहुत सारे सवाल उठे खड़े हों, तो वो कंफ्यूजन, उसे मैं कंफ्यूजन कह रहा हूँ। जितने सवाल खड़े होंगे उतनी ही इस चर्चा की, इस बहस की, इस इवेंट की, एक्टिविटी की वो सार्थकता होगी। तो अभी बहुत से सिरे हैं, जो सूत्र हैं जिसपे अभी और जरूरत है बातचीत करने की, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि हम इस सेशन का समापन अब करें। तो मैं आयोजकों को, खासतौर से हमारे बैक ऑफिस में समृति जी और विकास जी काम कर रहे हैं, उनका विशेष तौर पे कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छा तरीके से किया, उनसे माफी चाहेंगे कि जिन्होंने फेसबुक लाइव में अपने कुछ कमेंट्स दिए जिनको हम टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी सभी हमारे और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो दिखाई दे रहे थे इस स्क्रीन में, कुछ भी शायद अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा प्रयास करें कि अगली बार हम अधिक लोग जुड़ पाए, अधिक लोग अपनी बात कह पाए, अधिक लोग जुड़ पाए, ऐसा कोई हम सिस्टम इवॉल्व करें। तो इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मेन स्पीकर हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह, प्रोफेसर अजीत झा जी, उनका तो विशेष धन्यवाद कि काफी कुछ जानने को, सीखने को मिला और हम और सीखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक मजदूरों के ऊपर बात रह गई हमारी, मजदूरों का जो माइग्रेशन हुआ है कि मेरे मुड़ के नाल खलोता ताजमहल, झूठा वहां तो फिर बनवा के देख लो, उनको भी आगे बढ़ लेंगे। आज 7-8 विषय आए हैं, 4 तो आपने दिए हैं, मुश्ताक ने दिए हैं, हर एक वक्ता ने एक एक विषय दिया है। तो उन विषयों पर अलग अलग चर्चा करेंगे और आप सब के नेतृत्व में और सहयोग से करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। दोबारा आप सबका धन्यवाद। शुक्रिया सर।